एवरीवन, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब हम अपनी इस जो क्लास है हमारी, इसमें पढ़ने वाले हैं हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम, HP पटवारी, HP पुलिस, HP फॉरेस्ट गार्ड, HP क्लरिकल, HP टैट, HP कमीशन और डिफरेंट अलाइड सर्विसेज की जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टैट के बैच के बारे में। तो नीम इंस्टीट्यूट ने HP टेट के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू कर दी हैं। ये हमारी तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए रहेंगी। तो अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीम इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको नीम इंस्टीट्यूट में इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स इन आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। सबसे पहला बेनिफिट जो मिलेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक तक आपको फ्री डेमो दिया जाएगा, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, क्या यहाँ टीचर कैपेबल हैं कि वो आपको आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो मेन क्राइटेरिया हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। एक और थिंग जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। नीम इंस्टीट्यूट जो है वो 20% डिस्काउंट देता है BPL स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रूप से कर सकें और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। जहाँ तक हमारे HP टेट की फ़ीस की बात है वो है 1999 रुपीज़, और इस फीस में भी जो है हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं BPL स्टूडेंट्स को। तो HP टेट में मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ बायोलॉजी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइसेस। गोल्डन राइस क्या है? देखिए, गोल्डन राइस एक वैरायटी है राइस की, जिसको हाइब्रिड करके बनाया गया है, ठीक है, और एक अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो गोल्डन राइस क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अ ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, और कई बार विटामिन ए भी लिखा होता है, ठीक है। तो गोल्डन राइस जो है वो एक ट्रांसजेनिक राइस है जिसमें जो जीन डाले गए हैं बीटा कैरोटीन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है कि जो गोल्डन राइस है वो एक मतलब बीटा कैरोटीन वाली जीन ऐड करके राइस बनाए गए हैं, ठीक है। आगे है कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द डिफेक्टिन। कईयों को जो है वो कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो किस के कारण होती है? कौन सी शेल्स जो हमारी आइज में होती है उनके कारण कलर ब्लाइंडनेस होती है? रॉड्स, लेंस, कोन्स एंड आइरिस, ठीक है। तो रॉड्स के बारे में बता दूं, जो रॉड सेल में अगर डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, तो हमें रात में जो है वो नहीं दिखेगा, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हमें होगी, ठीक है। जब रात को हमें नहीं दिखेगा तो वो डेफिशिएंसी होगी, हमारी जो रॉड सेल है उसमें प्रॉब्लम होगी। लेंस जो है वो फोकसिंग करता है आइज़ में, तो उससे हमें चीज़ों को देखने में हेल्प मिलती है, नज़दीक की, दूर की। और सी ऑप्शन है कोन्स। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो कोन्स के कारण होती है। जब हमारी जो आइज़ की सेल्स हैं, रॉड सेल्स हैं, कोन सेल्स, जब कोन सेल्स जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती तो कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और आइरिस के बारे में मैं आपको बता दूं, जो हमारी कलर होता है आई का वो आइरिस के कारण होता है। जैसे कईयों की आइज़ जो ब्लू होती हैं, ब्राउन होती हैं, ब्लैक होती हैं, वो आइरिस के कारण होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद, मेटास्टेसिस एक टर्म है, ये किसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ, जो हमारी कैंसरस वाली सेल होती हैं वो ट्यूमर बनाती हैं, तो मेटास्टेसिस एक टर्म है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है यूट्रस में, तो कौन सी लेयर सबसे पहले जो है वो डेवलप होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ऑल लेयर्स डेवलप साइमल्टेनियसली। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो डेवलप होती है वो होती है एंडोडर्म। जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होती है मतलब एम्ब्रियो से जब सेल्स बनना शुरू होती हैं, ठीक है, और जो है वो कंप्लीट फिटस बनता है, तो सबसे पहले एंडोडर्म लेयर की जो है वो डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग, डायनासोर्स कौन से जो थे वो उसमें इरा में प्रेजेंट थे, ठीक है, तो डायनासोर्स जो थे वो मीजोजोइक ईरा में प्रेजेंट थे, ठीक है। मीजोजोइक ईरा को एज ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लिजर्ड्स या डायनासोर्स जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। तो और जो ईरा हैं जैसे प्रोटोजोइक ईरा, प्रोटरियोजोइक ईरा जो है वो सबसे पुराना ईरा है, जहाँ हमारी एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ स्टार्ट हुई थी। कोइनोजोइक ईरा में हमारे फर्स्ट एम्फीबियन जो थे, जो टेरेस्ट्रियल थे, ठीक है, वो डेवलप हुए थे। पेलियोजोइक ईरा में हमारे कुछ वर्टिब्रेट्स जो थे जैसे जॉलेस फिशेस वगैरह वो थे, और मीजोजोइक ईरा जो है वो डायनासोर्स प्रेजेंट थे, और मीजोजोइक ईरा को एज ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स अकर्स इन, जो सेल्स होती हैं पोडोसाइट वो कहाँ होती हैं। देखिए जब हम ये वाला चैप्टर करते हैं हमारी किडनी वाला, ठीक है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जहाँ पे जो वाउमेन कैप्सूल होता है वहाँ पे पोडोसाइट सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो जो हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ऐसे हमारा जो है वो वाउमेन कैप्सूल होता है, ठीक है, वाउमेन कैप्सूल होता है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो पोडोसाइट सेल्स रहती हैं, और ये क्यों रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है, ब्लड फिल्ट्रेट होता है, तो पोडोसाइट सेल जो है वो वहाँ प्रेजेंट होती हैं जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती हैं। तो सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स अकर इन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। इनर वॉल ऑफ बाउमेन कैप्सूल में जो है वो सेल्स ऑफ पोडोसाइट्स रहती हैं, और वो जो हमारे एक नेफ्रॉन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हीमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी फॉर, जो हीमोग्लोबिन है उसकी मैक्सिमम एफिनिटी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है, क्योंकि जो 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट्स आयरन की फॉर्म में जो है वो ब्लड में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। नेक्स्ट है इंसुलिन प्रमोट्स, इंसुलिन जो है वो क्या प्रमोट्स करती हैं, ठीक है, तो जो हमारे लीवर की बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन स्क्रीट करती हैं, ठीक है, और इंसुलिन जो है वो क्या करती हैं, इंसुलिन ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेनेसिस, सी है ग्लाइकोस्यूरिया, एंड डी है ग्लूकोन्यूजेनेसिस। तो इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस करती हैं, इसका मतलब है इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो है वो ब्रेक करती है। जो हमारी इंसुलिन है वो ग्लाइकोजन को जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक करती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखती है, क्योंकि ये हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। मैं थोड़ा उल्टा लिख गई, सॉरी। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है, ठीक है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंसुलिन की वजह से जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज करती है। तो इंसुलिन जो है प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज की कन्वर्शन करती है ग्लाइकोजन में, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो स्टेबल रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्कवर्ड दैट ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, कि सनलाइट जो चाहिए प्लांट्स को फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, ये किसके लिए कहा था, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी वो अपना जो है वो फूड स्टार्च, ग्लूकोज या स्टार्च की फॉर्म में बना पाएंगे। तो ये किसने कहा था कि ग्रीन प्लांट को सनलाइट चाहिए फॉर देयर न्यूट्रिशन के लिए, तो ये कहा था स्टेफन हेल्स ने। और एक और बात मैं स्टेफन हेल्स के बारे में बता दूं, उन्होंने एक और चीज़ कही थी, इन्होंने सिर्फ सनलाइट ही नहीं कही थी न्यूट्रिशन के लिए, उन्होंने सनलाइट, ग्रीन लीव्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये तीन चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट बताई थी प्लांट्स की न्यूट्रिशन के लिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन लीव्स। ठीक है, तो स्टेफन हील्स डिस्कवर्ड दैट ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल टी प्लांट हैविंग येलो पॉड्स एंड टॉल प्लांट्स इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 16 वुड बी। ठीक है, एक क्रॉस बनाते हैं, टॉल पी प्लांट हैविंग येलो पॉड्स, ये क्वेश्चन आधा है इधर। ठीक है, टॉल पी प्लांट हैविंग येलो पॉड्स, मतलब टॉल पी प्लांट है तो उसके लिए जो हमारा जीनोटाइप होगा वो टी टी, उसके पास येलो जो हैं वो पॉड्स हैं, और एक और हमारे पास प्लांट है जो यहाँ पे मिसिंग है क्वेश्चन में, वो है ड्वार्फ टी प्लांट, जिसके लिए जो है वो जीनोटाइप होगा टी, और उसके जो वो हैं पॉड्स हैं वो ग्रीन हैं, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो पूछा है कि F2 जनरेशन में 16 में से कितने प्लांट्स जो है वो टॉल होंगे। तो अगर हम ये दो जीनोटाइप हैं, एक में टॉल येलो प्लांट है, दूसरे में डॉर्फ ग्रीन प्लांट है, यहाँ पे क्वेश्चन आधा है, तो दूसरा है हमारा प्लांट डॉर्फ ग्रीन प्लांट। ठीक है, जिसके सीड जो हैं वो पॉड जो है वो ग्रीन है। ठीक है, तो जो टॉल प्लांट F2 जनरेशन में आएगा तो वहाँ पे 16 में से कितने जो है वो टॉल प्लांट होंगे। तो पहले F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप आएगा वो होगा TTYG। ठीक है, ये होगा जीनोटाइप जो है वो F1 जनरेशन के लिए। अब हम इस जीनोटाइप की F2 जनरेशन निकालें अगर, ठीक है, F2 जनरेशन निकालें तो हमारे पास आएंगे यहाँ से आएंगे हमारे पास जो है वो 4 तरह के जीनोटाइप आएंगे। इसकी हम F1 जनरेशन की जो है वो F2 जनरेशन निकालने के लिए F1 को जो है वो क्रॉस करेंगे, तो TY, ठीक है, TG, T स्मॉल Y, ठीक है, एंड T स्मॉल G। ठीक है, इसी तरह हम इस साइड जब लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो 12 प्लांट्स जो है वो हमारे पास जो है वो बड़े ही आएंगे, टॉल ही आएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं तो जो हमारा जीनोटाइप है वहाँ से हमें निकलेंगे तो F2 जनरेशन में जो है वो 12 प्लांट्स जो है वो बड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि जो टॉल प्लांट है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, उसके पास येलो पॉड हैं तो इस तरह से, और उसका यहाँ क्वेश्चन आधा है, उसकी हम जो है वो क्रॉस करवाएंगे हमारे ड्वार्फ प्लांट TT, जिसके जो है वो ग्रीन पॉड हैं। ठीक है, तो हमारी F1 जनरेशन जो हमें यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी TTYG। जब ये जो है F1 जनरेशन है, जब हम इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो F2 जनरेशन में जो है हमें 4 फिनोटाइप मिलेंगे, TY, TG, TY एंड TG। ठीक है, तो जब हम इनको करवाएंगे क्रॉस तो 12 प्लांट्स हमारे पास जो है वो बड़े आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल स्वेल्स अप व्हेन केप्ट इन अ, सेल स्वेल करती है जब हम उसको कौन से सोल्यूशन में डालते हैं। देखिए, स्वेल कब करेगी सेल, जब सेल के अंदर जो है वो वाटर जाएगा तो वो फूल जाएगी। तो ऐसे कौन सा सोल्यूशन है जिसमें हम सेल को रखेंगे और सेल स्वेल हो जाएगी, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एनी ऑफ दिस। तो जब हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, कौन से सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, मतलब जहाँ सल्यूट कंसंट्रेशन कम है, मतलब सोल्यूशन जो है वो कम कंसंट्रेटेड है। तो आपको पता है कि जब सेल को
को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसमें सल्यूट कम है, तो वाटर जो है वो सोल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस होगी और सेल स्वेल्स अप हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल स्वेल्स अप व्हेन केप्ट इन द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज। ठीक है, सॉल्टी एरियाज में रहने वाले जो प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर ए है मिथेनोजन्स। तो मिथेनोजन्स में आपको बता दूं, मिथेनोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मार्श एरिया में रहते हैं और मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स मतलब हीलियोफाइट्स है, ये हेलोफाइट्स नहीं है, हेलोफाइट्स ऑप्शन नंबर सी में है, हीलियो HELIO, हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स हमारे सन लविंग प्लांट्स होते हैं और ऑर्गेनिज्म लिविंग इन साल्टी एरियाज वो होते हैं हमारे हेलोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी। और जो डी है वो होते हैं सोशियोफाइट, सीसियोफाइट, सोशियोफाइट, SO है, ये I नहीं है, सोशियोफाइट्स होते हैं शेड लविंग प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म। तो मिथेनोजन्स जो मार्श एरिया में रहते हैं और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, हेलियोफाइट्स जो सन लविंग प्लांट हैं, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म साल्टी एरियाज में रहते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स। एंड डी ऑप्शन है सोशियोफाइट्स, मतलब शेड लविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेयरिंग्स इज प्रिवेंटेड बाय। ठीक है, एंट्री ऑफ फूड जो है वो लेयरिंग्स में जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है वो प्रिवेंट करता है, तो उसका नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्योंकि जब फेरिंग्स में हमारी एक फूड पाइप होती है जिसको इसोफेगस बोलते हैं और एक विंड पाइप होती है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ट्रैकिया और लेयरिंग्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के वर्क करते हैं, तो इसोफेगस से हमारा खाना स्टमक में जाता है, तो फूड पाइप से जो है वो विंड पाइप में खाना ना जाए इसके लिए एक वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन वाज द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू बी इवॉल्व्ड। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन थे जो इवॉल्व हुए थे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्टिब्रेट जो इवॉल्व हुए थे वो थे जॉलेस फिश। ठीक है, जॉलेस फिश जो थे वो फर्स्ट वर्टिब्रेट थे जो इवॉल्व हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज। ठीक है, जो इसको 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोलता है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे मान लो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, तो वो कंज्यूमर को एनर्जी दे रहे हैं और आगे से आगे ये फूड चेन जा रही है, तो सिर्फ जो है वो 10% एनर्जी ही जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है, बाकी की जो है वो मतलब एनवायरनमेंट में ही रह जाती है, वहीं एनरोल होके रह जाती है। सिर्फ 10% ही, जैसे प्लांट से हम प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं तो सिर्फ 10% हमें आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज ओनली 10%। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, अमीनोसिंथेसिस इज द टेक्निक यूज्ड फॉर। अमीनोसिंथेसिस एक टेक्निक है। ठीक है, और वो क्या टेक्निक है, देखो यहाँ पे अमीनोसिंथेसिस टेक्निक में जो है वो हम जो है प्लेसेंटा लेके हमारे जो यूट्रस में बेबी है वहाँ से प्लेसेंटा लेके जो है हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, DNA उसकी बीमारियों के बारे में। तो अमीनोसिंथेसिस इज द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ द एम्ब्रियो। तो अमीनोसिंथेसिस एक टेक्निक है जिसमें एम्ब्रियो की, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है यूट्रस में, उसकी हेरिडिटरी डिजीज कोई होगी तो उसको वहाँ से प्लेसेंटा लेके हम उसका डिटरमाइन कर सकते हैं और टाइम रह के उसका क्योर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉज। ठीक है, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम में जब होती है तो कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया एंड डाउन सिंड्रोम। देखिए 21 क्रोमोसोम में ट्राइजोमी का मतलब है कि जो 21 क्रोमोसोम है, ठीक है, जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो उसके दोनों के दोनों ही क्रोमोसोम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे दो में से जो है वो एक जाता है।
तो यहाँ पे 21 क्रोमोजोम में ट्राइजोमी होगी, दोनों के दोनों ही चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा आगे जनरेशन बनेगी उसके पास टोटल 47 क्रोमोजोम चले जाएंगे, क्योंकि 21 क्रोमोजोम जो है वो हाफ नहीं होगा, हाफ नहीं जाएगा, वो सीधा पूरा चला जाएगा, ठीक है, एक से, और दूसरे का एक क्रोमोजोम मिलेगा, तो टोटल 47 क्रोमोजोम होंगे। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, जो होता है ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीबॉडी डेवलप इन केस ऑफ एलर्जी। एलर्जी के केस में जो है वो कौन सी एंटीबॉडी डेवलप होती है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है IgA। तो IgA एंटीबॉडी को हम इम्यूनो हीमोग्लोबिन भी कहते हैं इसको। और जो एलर्जी के केस में जो डेवलप होती है एंटीबॉडी वो होती है IgE। एलर्जी के केस में जब हमारे कोई एलर्जी का इन्फेक्शन होता है, IgG के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एंटीबॉडी जो है वो मोस्ट अबंडेंट होती है, 70% ऑफ ब्लड में ये होती है। और ऑप्शन नंबर डी IgM जो एंटीबॉडी है ये सबसे बड़ी होती है एंटीबॉडी, ठीक है, और इसमें 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन एलर्जी के लिए जो एंटीबॉडी होती है वो होती है IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रान्स एनाटॉमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। क्रान्स एनाटॉमी जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रान्स एनाटॉमी क्या होती है। क्रान्स एनाटॉमी का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनकी लीफ में जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उसमें जो है वो बंडल शीथ सेल्स जो है वो रहती हैं इन सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो क्रान्स एनाटॉमी एक स्पेसिफिक फैक्टर है जो C4 प्लांट्स में होता है, क्योंकि जो हमारे C4 प्लांट्स हैं वो हाई जो है वो ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, जैसे मेज़ है, सुगर केन वगैरह है, ठीक है। तो क्रान्स एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट्स में होती है, और C4 प्लांट जो है वो C4 साइकिल फॉलो करते हैं, और उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उनकी मीजोफिल सेल्स में बंडल शीथ सेल्स होती हैं, ठीक है। तो क्रान्स एनाटॉमी इज एसोसिएटेड विद C4 प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो प्लांट्स का मेल पार्ट्स होता है वो होता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो वो जो है वो क्या उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं पेलेनोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पे और जो है एटिमोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स शब्द, अल्फ़ाबेट से जो वर्ड्स बनते हैं वो एटिमोलॉजी। कार्पोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सीड एंड फ्रूट्स को कार्पोलॉजी, एंड पोमोलॉजी है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन यहाँ पे पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेलेनोलॉजी। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट टेट के MCQs फॉर बायोलॉजी। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कमिंग टेट एग्जाम, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।